सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बी एस टॉक क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10th साइंस चैप्टर 7 है, अध्याय 7। जीव जनन कैसे करते हैं। इंग्लिश में बोले तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है ना। तो इस चैप्टर को सिंपल वे में समझने वाले हैं फ्रेंड्स। और आपको बताया मैं प्रत्येक चैप्टर के दो भाग बनाता हूँ। पहले भाग में आधा चैप्टर कंप्लीट और सेकंड भाग में आधा भाग है उस बचा हुआ है उसे कंप्लीट करता हूँ। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। एंड फ्रेंड बताऊँ ये वेरी वेरी मोस्ट है। अगर इस चैप्टर में बात करूँ फ्रेंड्स कि इसमें क्या आने वाला है, तो देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो नर जनन तंत्र आता है, प्रत्येक वर्ष आ जाता है। ठीक है ना। एंड मादा जनन तंत्र। ठीक है ना। अंडाणु क्या है, वृषण क्या है, वृषण कोष क्या है, ये मतलब इसमें से घूम फिर के इसी में से आएगा। ठीक है, समझ लो इस टॉपिक में थे तो इसे आपको स्ट्रॉन्ग कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न फर्स्ट आपका। जनन किसे कहते हैं, हमें पता तो चले जनन कहते किसे हैं। ये ये क्यों आवश्यक है। ठीक है, ये क्यों आवश्यक है, मतलब जनन की हमें आवश्यकता क्यों है ये पूछ रहा है। तो देखो पहले हेडिंग है जनन। सजीवों के द्वारा अपने समान संतति या संतान उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं। जीव अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी आवश्यकता है। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंट क्या है, इसका इम्पोर्टेंस है। अब है जनन के प्रकार। ठीक है ना। काइंड ऑफ रिप्रोड्यूस। ठीक है ना। देखो जनन दो प्रकार का होता है, एक है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं, वह जनन जिसमें नर तथा मादा दोनों जनक भाग लेते हैं लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है ना। ओके। अब है अलैंगिक जनन, वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। डीएनए का पूरा नाम, तो फ्रेंड्स ये आने के चांस हैं। ठीक है ना। ये डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए का फुल फॉर्म। ठीक है ना। वैसे भी आपको जिंदगी में काम पड़ेगा, इससे मेरे को मालूम है, मतलब ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अब है प्रश्न थर्ड है, जनन की मूल घटना क्या है। जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। ठीक है। अब प्रश्न फोर है आपका, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन को चित्र बनाकर समझाइए। जो आगे आपका इसका चित्र आने वाला है, पहले से बाद देखें, पहले से पढ़ लेते हैं। ठीक है पूरे। तो पुकेसर नर जननांग है। कौन क्या है, नर जननांग। तो ये जानना पुकेसर क्या है, नर जननांग है किसका, पुष्प का। ठीक है ना। ये एमसीक्यू में आ जाता है कई बार। जो परागकण बनाते हैं, क्या बनाते हैं, परागकण। परागकण सामान्यतः कैसे हो सकते हैं, पीले हो सकते हैं। स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है तथा यह पुष्प का मादा जननांग है। यह तीन भागों से बना है। जो पुष्प का मादा जननांग कितने भागों से बना है, तीन भागों से। देखो आधार पर उभरा फूला भाग अंडाशय है, मध्य में जो लंबा भाग है उसे वृत्तिका कहते हैं तथा शीर्ष भाग वृत्तिकाग्र है। ठीक है ना। जो प्राय चिपचिपा होता है। अंडाशय में बीजांड होते हैं तथा प्रत्येक बीजांड में एक अंडकोशिका होती है। परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंडकोशिका यानी मादा युग्मक, ठीक है, से सन्निहित हो जाता है। जन कोशिकाओं के इस युग्मन अथवा निषेचन के निषेचन से युग्मनज बनता है। इसमें नर पौधे में विकसित होने की क्षमता होती है। परागकणों को पुकेसर से वृत्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। परागकणों के उपयुक्त वृत्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। इसके लिए परागकण से एक नलिका विकसित होती है, वृत्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। ठीक है, वह जो नलिका है वो वृत्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। निषेचन के पश्चात युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तब बीजांड में भ्रूण विकसित होता है। बीजांड में से एक कठोर आवरण विकसित होता है, यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय तीव्रता वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर फल बनता है। अंडाशय क्या बन जाता है, अंडाशय फल बनता है परिपक्व होकर। ठीक है ना। इस अंतराल में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वृत्तिकाग्र एवं वृत्तिका प्राय मुरझाकर गिर जाते हैं। एंड फ्रेंड्स ये इसका डायग्राम है, तो इसे आप बनाना ही है। जो बायोलॉजी है उसमें तो प्रत्येक जो डायग्राम है उसको बनाना आना चाहिए। ठीक है ना। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखो प्रश्न नंबर 5 है, एक लिंगी पुष्प तथा उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। एक लिंगी पुष्प, जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है
तो पुष्प एकलिंगी कहलाते हैं। उदाहरण पपीता और तरबूज। ठीक है, दो उदाहरण आने ही आने चाहिए दोनों के। एक अब है उभयलिंगी पुष्प। जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्रीकेसन दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल और सरसों। ठीक है। अब स्वपरागण एवं परपरागण किसे कहते हैं, इसमें डिफरेंट क्या है, ये वेरी वेरी मोस्ट है। तो परागकणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वृत्तिकाग्र पर होता है, स्वपरागण कहलाता है। और परपरागण, यह एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरण होते हैं, उसे परपरागण कहते हैं। एक पुष्प से देखो, इसकी अगर डेफिनेशन बोलूँ, परपरागण ही यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन है। ठीक है, इससे आगे है, यहाँ तक आप लिख दोगे तो कुछ हानि नहीं होने वाली है, बेनिफिट ही मिलेगा उसका। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का यह स्थानांतरण वायु, जल अथवा प्राणी जैसे वाहक द्वारा संपन्न होता है। और स्वपरागकण को संपन्न होने के लिए ये जो है ना वाहक, इनकी आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान रखना। ठीक है ना, संकेत में। अब देखो प्रश्न 6 आपका 6 है, पुष्प की अनुदैर्ध्य कार्ड का नामांकित चित्र बनाइए। तो फ्रेंड ये भी वेरी वेरी बहुत बार रिपीट मोड में पूछा गया है, तो डायग्राम आपको आना चाहिए नामांकित। ठीक है, ए से बना लोगे, ये अंडाशय है, ये वृत्तिका है, ये वृत्तिकाग्र है। ठीक है, ये पूरी स्त्री केसर हो गया, परागकोश, तंतु, दल और बाह्य दल, ये पूरा क्या है, पुंकेसर। ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न जो 7 है वह निम्न को समझाइए। ठीक है, तो फर्स्ट है, कब क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है। यदि अंड कोशिकाओं का निषेचन नहीं होता है तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है। ठीक है, क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है, अतः निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय भी प्रति माह तैयारी करता है। अतः इसकी अंतर्वृत्ति महासल एवं स्पॉन्जी हो जाती है, यानी कि मुलायम हो जाएगी। ठीक है ना। यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है, परंतु निषेचन न होने की अवस्था में इस परत की भी आवश्यकता नहीं है रहती। ठीक है, नहीं रहती। अतः परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस, किसके द्वारा, रुधिर एवं म्यूकस, ये एमसीक्यू में आ जाता है। ठीक है, यह भी रिक्त स्थान में क्रिम निष्कासित होती है। इस चक्र में लगभग 1 मास यानी 1 महीने का समय लगता है तथा इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। ठीक है, इसकी अवधि लगभग 2 से 8 दिनों की होती है। ठीक है। सेकंड है जनन स्वास्थ्य। देखो, यौन लैंगिक क्रिया द्वारा गर्भधारण की क्षमता सदा ही बनी रहती है। गर्भधारण की अवस्था में स्त्री के शरीर एवं मनोभावनाओं की मांग एवं आपूर्ति बढ़ जाती है, एवं यदि वह इसके लिए तैयार नहीं है तो उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस अवस्था में गर्भधारण को रोककर अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना जनन स्वास्थ्य कहलाता है। एंड फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हो ना, सब हेडिंग वगैरह ये सब आपके एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। ठीक है ना। तो ये फ्रेंड्स यहाँ आए के लिए बस इतना ही, इससे आगे कल बढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें कि वीडियो कैसी लगी, कौन सा पार्ट में कहीं अगर डाउट है तो कमेंट बताएं कि मैं आपको ज़रूर सॉल्व करूँ। ठीक है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें यदि न्यू हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।